अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के फैसले से इनहराफ कोई नया चंद चढ़ा देगा, ये गल पाइन मेरी दूसरी लिख के ले लो, क्योंकि ये बात 100% दुरुस्त है। इस फैसले से इस वक्त इनहराफ करना और उस फैसले से इनहराफ करते हुए मामले को आगे बढ़ाना यकीनी तौर पर अगली कार्रवाई का रास्ता हमवार कर देगा, और वो अगली कार्रवाई मुमकिन तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि अब बेंच साजी और ख़ास तौर पर आर्टिकल 184(3) के तहत सुने जाने वाले मुकदमात की बेंच साजी करना किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं रह गया। और यही वजह है कि चीफ जस्टिस साहब ने आज सुबह जिस वक्त मुकदमे की समाअत का आगाज़ किया, तो उससे पहले ही चैम्बर के अंदर ही जज साहिबान की तरफ से इख्तलाफ सामने आ रहा था, और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ बैठकर फैसला देने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की तरफ से चैम्बर में भी ये बात बड़े वाज़े अंदाज में उनको बता दी गई थी कि जनाब मैं अपने फैसले के साथ खड़ा हूं, जो मैंने जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ मिलकर दिया था, और उस फैसले की मौजूदगी के अंदर मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बल्कि आपके लिए भी मुमकिन नहीं है कि आप इस मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। नतीजा क्या निकला कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इस समाअत से अलग हो गए, और उसके बाद सारा दिन ये जो जजेस हैं ये आपस में बैठकर मुशावरत करते रहे कि हमने आगे कैसे जाना है, और भाई ये जो जीम और ऐन की मोहब्बत है इसको हमने कैसे मज़ीद परवान चढ़ाना है, किस तरीके से ऐन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये मामला भी यकीनी तौर पर जो है वो इश्क का है, और जब इश्क के मामला हों तो आपको पता ही है फिर वो तो फिर कोई चीज़ नहीं देखते। इश्क के सामने सर केड़ा आइन केड़ा कानून, वो कोई इस मामले को नहीं समझा जाता, और यही वजह है कि मामला अब जिस रुख पर जा रहे हैं वो मुझे उससे की सिमत कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी अफ्तारी से पहले ये अदालती अमला कोर्ट रूम नंबर 1 का वो आता है, और अदालती अमला आकर इस बात से आगाह करता है कि जनाब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये है कि ये जो मुकदमा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन है आर्टिकल 184(3) के तहत, इस पिटीशन की जो समाअत है वो अब करेगा 4 रुकनी बेंच, और 4 रुकनी बेंच कल सुबह 11:30 बजे इसकी समाअत करेगा। इस बात का मतलब ये है कि इमरान खान साहब के जो मुकदमा है उसकी समाअत कल होगी, लेकिन जो अहम नुक्ते हैं इसके अंदर वो 2 हैं, और ये दोनों बल्कि 3 हैं, और ये तीनों नुक्ते आपके लिए मैं बड़े अपनी तरफ से आसानी के साथ आपके सामने पेश करूंगा ताकि आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ जाएं। नंबर 1, सवाल पहला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने नया बेंच ना बनाकर इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का जो फैसला है ये एक जुडिशल ऑर्डर है, और ये जुडिशल ऑर्डर चीफ जस्टिस पर भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना ये किसी एक आम आदमी पर है। लिहाजा नया बेंच नहीं बनाया गया, और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जो बेंच है काफ़ी अरसे के बाद, ये मुझे तकरीबन जर्नलिज्म के अंदर 30 साल होने वाले हैं, मैंने कम से कम इस 30 सालों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पर यह पहली मर्तबा देखा है कि जो बेंच है हसास आइनी मामले पर बेंच वो जुफ्त अदाद में है, ताक अदाद में नहीं है। अमूमी तौर पर यही होता है कि वहाँ पर इख्तलाफ की गुंजाइश को मद्देनज़र रखते हुए बेंच साजी की जाती है ताकि जो अक्सरियत का असूल है वो लागू किया जा सके। 5 है तो 3-2 का होगा, 3 है तो 2-1 का होगा। ये एक तवील अरसे के बाद पहली मर्तबा ऐसा देखने में आया है कि बेंच 4 रुकनी होगा, और बेंच से एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के जाने के बावजूद भी जो बेंच है वो टूटेगा नहीं, और 4 से अपनी समाअत को, अपने मुकदमे की समाअत को जारी रखेगा। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब मैंने आपको बताया, नंबर 1 कि चीफ जस्टिस साहब ने तवील तरीन मुशावरत के बाद इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के फ़ैसले को अगर हटाना है, उसको ख़त्म करना है, तो उसके 2 रास्ते हैं। नंबर 1 कि ये जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, इसका एक फुल कोर्ट बुलाकर ये प्रोसीजर्स तय कर लिए जाएँ। प्रोसीजर्स तय होने के बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का जो फ़ैसला है वो खुद ब खुद उस पर अमल दरामद हो जाएगा और मुकदमात की समाअत शुरू हो सकेगी। दूसरा पहलू ये है कि जनाब एक नया बेंच बनाया जाए, या एक ऐसी पिटीशन आए जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा को के जजमेंट को चैलेंज करे, और फिर
उस चैलेंज किए गए पिटीशन के जवाब में उस फैसले को, यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फैसले को पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया जाए और फिर उसके बाद ये मामला आगे चलेंगे। लेकिन उसके लिए भी ये जो पिटीशन आएगी 184(3) के तहत ही आएगी ना, तो इस वक्त ये भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए ये जो बेंच है ये 4 रुकनी बेंच है। दूसरा मामला वो जिसका मैंने आपसे आगाज़ किया, गुफ्तगू के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था कि ये फ़ैसला कोई नया चंद चढ़ा सकता है। नया चंद इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई के ज़रिए चढ़ सकता है। तौहीन अदालत की कार्रवाई है, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये जुडिशल ऑर्डर है। ये मुमकिन है कि कल इस मुकदमे की समाअत हो, कल ही इसके ऊपर कोई फ़ैसला आ जाए, लेकिन ये अब एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लिहाजा इस फ़ैसले कोई इतनी ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई अहमियत रह जाएगी या कोई इस फ़ैसले पर अमल दरामद के बारे में सोचेगा। अलबत्ता इस मुकदमे की समाअत का आगाज़ होते ही चाहे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये जो बेंच में शामिल 3 अराकीन हैं, 4 अराकीन हैं, इनको शोकाज़ तौहीन अदालत का ना जारी करें, लेकिन वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तो शोकाज़ जारी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ैसला आया है कल रात को, कल शाम को ये फ़ैसला आया और इस फ़ैसले को जारी किया गया और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले को जारी किया। इस फ़ैसले के तहत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग है उनके ऊपर कि वो 184(3) के मुकदमात की फिक्सेशन के लिए उस पर पाबंदी लगा दें, उसको रोक दें, इल्तवा का शिकार कर दें। ये कैसे मुमकिन है कि कल एक मुकदमे की समाअत होती है, उस पर फ़ैसला आता है, आज 5 रुकनी बेंच उस पर समाअत करता है, आगाज़ के ऊपर ही वो टूट जाता है और उसके बाद फिर 4 रुकनी के लिए नई तारीख आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रार साहब ने ये जो 3 रुकनी बेंच का अक्सरियती फ़ैसला है 2-3 का, इस पर अमल दरामद नहीं किया। रजिस्ट्रार की भी कोई ना कोई जिम्मेदारी है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार अहमियत नहीं पाया, उसके कुछ ना कुछ मकासद हैं, उसके कुछ ना कुछ फ़राइज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उस पर अमल दरामद करना उनकी ज़िम्मेदारी है। मुमकिना तौर पर ये हो सकता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस चला जाए जनाब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और उसके बाद फिर ये मामला आगे बढ़ सकता है। तीसरा पहलू है, ये मैं तीसरा पहलू जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपनी सोच के एतबार से बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, ऐसा कोई होने जा रहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हकीकी मानों में कोई शोकाज़ नोटिस जारी कर देंगे, लेकिन मैंने आपको बता रहा हूँ कि इसके इम्कानात मौजूद हैं। तीसरा ये भी हो सकता है कि अगर आप इस वक्त ये जो समाअत होनी है कल सुबह 11:30 बजे, हो सकता है कि कल इस समाअत से पहले या इस समाअत के आगाज़ पर ही कोई एक जज साहब जो हैं वो ये कह दें कि जनाब नहीं, ये मुकदमे की समाअत पे मैं इस वक्त शरीक नहीं होऊंगा। फिर क्या होगा? देखें, इस वक्त अगर आप देखें तो जस्टिस मंदोखेल जो हैं वो मुझे लग रहा है कि मेरा ख़्याल है, मेरी राय है कि वो जिस तरीके से इस वक्त उन्होंने अपनी एक पोजीशन ली हुई है आइन और कानून के साथ और फ़ैसले के साथ, जिस तरीके से उन्होंने वो अपने फ़ैसले पर पहरा दिया है, भरी अदालत में उन्होंने जो है सारे बेंच को एक तरफ कर दिया और उनको चैलेंज किया कि जनाब आप वो मुझे फ़ाइल दिखाएं जिसके ऊपर सबके दस्तखत हैं। तो उसके बाद तो खामोशी तारी हो गई थी ना कल सुप्रीम कोर्ट में। और अगर तो वो 4 रुकनी बेंच में बैठते हैं, फिर तो ये 4 रुकनी बेंच बैठते साथ सबसे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो ऑर्डर है उसको सस्पेंड करेगा, उसके बाद ही अपनी कार्रवाई आगे चला सकेगा ना, अदरवाइज़ तो नहीं चला सकेगा। लेकिन अगर कार्रवाई के आगाज़ पर आज ही की कहानी को रिपीट किया जाए कि जस्टिस अमीन की तरह जस्टिस मंदोखेल भी अगर इससे अलग हो जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर तो ये 3 रुकनी बेंच इस मुकदमे की समाअत जारी नहीं रख पाएगा, फिर तो बिल्कुल इम्कान नहीं होगा, क्योंकि 3 रुकनी बेंच के ऊपर फैसला आ जाएगा 3 रुकनी बेंच का, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, और वो उसके लिए फिर इनको ये मुकदमे की समाअत रोकनी पड़ेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का तयन करने के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ बार बार कि ये मामला इतना ज़्यादा उलझ गया है, गल एनी वध की मुख्तारिया कि अब इससे पीछे हटने का इम्कान न जवाज़ बाकी है चीफ जस्टिस साहब के पास
और ना ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास, और ना ही बेंच में शामिल दीगर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के पास। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे जज साहिबान की इस वक्त जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई है। और ये जो नोटिस है, इस पर मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से बात हुई है। मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब तो इस वक्त उनका चन वाकई बहुत चढ़ा हुआ है, उनके साथ भी बात हुई है, कुछ और कानूनी माहिरीन के साथ भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोगों का कि जनाब अब ये जो 2 सूबों में इलेक्शन कराने की अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो उसके लिए उमर अताब बंदयाल साहब को नया बेंच बनाना होगा, और नया बेंच में रुकावट है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का फ़ैसला। अब तक अगर देखें ये मामला जब से जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब की तरफ से जो नोट आया था उस वक्त से लेकर अब तक इस मुकदमे की समाअत से जो है, पहले 9 रुकनी बेंच बना, 9 से 4 जज अलग हुए, 5 रह गए बाकी। अब 5 में से भी 1 निकल गया तो बाकी रह गए 4। तो इसका मतलब ये है कि अब तक ये जो इसमें से तकरीबन 6 जजेस अलग हो चुके हैं शुरू से लेकर अब तक। और ये जो बेंच है जिसने मुकदमे की समाअत का आगाज़ किया था एज़ 5 मेंबर बेंच से, तो मेरा ख़्याल है कि अदालती प्रेसिडेंट्स तो ऐसे ही थे कि ये 5 रुकनी ही रहेगा आगे, लेकिन अब इन्होंने इसके अंदर कुछ तब्दीलियां कर दी हैं। लेकिन ये जो है ना, पहले वो 2-3 और 4-3 वाला मामला वो एक फंसा हुआ है, ऊपर से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वाला मामला आ गया, और सुबह अगर जस्टिस मंदोखेल साहब की तरफ से सरप्राइज़ आ गया तो फिर क्या होगा। ये एक अहम मामला है और उसके लिए ही मेरा ख़्याल है सारा दिन मुशावरत रही है, सारा दिन इसके ऊपर बैठ के कोर्ट रूम नंबर 1 के कमेटी रूम में और जजेस चैम्बर्स में बैठ कर इस पर बात हुई है, लेकिन नतीजा अभी तक कोई नहीं निकला है। और ये जो लड़ाई है ये बढ़ चुकी है। अब तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर अब तो के ये जो प्रोसीजर जो है ये मंजूर कर लिए गए हैं नेशनल असम्बली से भी, सेनेट से भी, और ये आज चले जाएंगे प्रेसिडेंट साहब के पास। बेहतर तो ये है कि प्रेसिडेंट साहब भी इसके अंदर कोई रोल प्ले कर लें, आज ही इसको मंजूरी दे दें ताकि ये बिल एक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाए, इसका गज़ट नोटिफिकेशन हो जाए, और फिर ये जो प्रोसीजर्स बन गए हैं इन्हीं प्रोसीजर्स के तहत आगे को कार्रवाई चल जाए तो मेरा ख़्याल है कि इसी में कोई बेहतरी होगी। अदरवाइज़ ये जो लड़ाई है ये कुछ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही है और इसके नताइज बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।